और यहाँ से सर और उनकी टीम आपको सिखाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि कोई भी चीज सीखने के लिए ना पहले एक सीखने का गुण होना चाहिए। अदरवाइज हम सुन तो लेते सब कुछ है लेकिन सीखते सिर्फ 1% है। ये मैक्सिमम बच्चों के साथ है, नॉट ओनली विद यू। चाहे आप कार्मल के बच्चे ले लीजिए, चाहे आप मॉडर्न के ले लीजिए, चाहे आप एसआरटी कैंपस के ले लीजिए, सब जगह के। और मेनली जो बेरोजगारी बढ़ने का कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो यही है और कोई कारण नहीं है। ठीक है, मैं अभी कहीं जॉब नहीं करता हूँ बट मैं अपने आप को अनएम्प्लॉयड नहीं समझता हूँ, बिकॉज एवरी डे आई थिंक टू स्टार्ट समथिंग न्यू। और मैं हर दिन एक नया चीज करता हूँ। अनएम्प्लॉयड का मतलब है जो कुछ नहीं कर रहा है। करेक्ट। सो अगर हम यही बैठे रहेंगे कि कोई आके हमारी मदद करेगा तो तब देन इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, इंस्टीट्यूट आपको एक लीड देगा जिसने लास्ट ईयर के सॉरी पास आउट बैच को, अगर आपको पता होगा, दे हैव गॉट अराउंड 100% ऑफ प्लेसमेंट। ओके, सो जस्ट फर्स्ट अप्लॉज फॉर देम, क्लैप फॉर देम, अप्लॉज फॉर देम। ओके, क्योंकि आपको भी उसी स्टेप पे आगे बढ़ना है कि नहीं? चाहे वो स्टेप इतना ऊंचा हो चाहे इतना ऊंचा हो, लेकिन पहुंचना तो है। क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव आपका क्या है? क्या है मेन ऑब्जेक्टिव? मेन गोल क्या है? ऑब्जेक्टिव मतलब जो अभी काम कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट है ना, उसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव। गोल और ड्रीम लॉन्गर टर्म के, कि 20 साल के बाद आप क्या करोगे, 15 साल के बाद आप क्या करोगे, दैट कुड बी द गोल एंड ड्रीम्स। या 60 साल में आप कहाँ पे होंगे, दैट कुड बी योर ड्रीम और योर गोल। बट ऑब्जेक्टिव मतलब कि जो आप आज काम कर रहे हो उस काम का बेनिफिट क्या है। तो उसका बेनिफिट आप क्या चाहते हो? जॉब चाहते हैं ना, एक अच्छी जॉब। ओके, एटलीस्ट अगर भले स्टार्टिंग में सैलरी बहुत ज्यादा ना हो लेकिन एक रिस्पेक्टेबल जॉब हो, आपके मतलब की जॉब हो। ऐसा ना हो कि आप जाके सफाई का काम कर रहे हो हॉस्पिटल में, वो तो नहीं चाहते हो ना। बट फॉर दैट आपको कुछ स्किल्स अपने अंदर लानी पड़ेगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा बनना पड़ेगा। नहीं तो हो सकता है कि जो बिल्कुल पढ़ाई में एकदम बेकार है, जो कुछ नहीं सीखा हो सकता है उसको हॉस्पिटल में जॉब तो मिल जाए लेकिन सफाई का काम करना पड़ जाए। क्यों? पहले उसको अपॉर्चुनिटी देंगे ब्लड टेस्ट वगैरह की या बीपी वगैरह मेजर करने की, या सपोर्टिंग असिस्टेंट का रोल देंगे, ऑपरेशन थिएटर का काम देंगे, या कोई भी काम आपको दिया जा सकता है। और आप कर ही नहीं पाओगे तो क्या करेंगे? फिर कोई भी इंस्टीट्यूट आपको छोटे काम देता है, फिर और छोटे काम देता है, और आखिरी में बोलता है गो आउट, किक मार देता है। गॉट इट? सो इसके लिए क्या जरूरी है? यू शुड लर्न। सबसे पहला है कि यू शुड लर्न। तो आज का हमारा फोकस उसी पे है कि आपको अपने इन 2 सालों में या अगले 1 साल में जितने भी आपका टाइम है, आपको किस पे ध्यान देना है। ये कुछ पैरामेडिकल प्रैक्टिसेस है ना, ऐसे ही कुछ काम होता है ना, पैरामेडिकल वाले लोग करते हैं ना। ओके, अब सारी फोटोग्राफ तो मैं नहीं ला सकता हूँ, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। ओके, अभी कभी मैंने देखा है तो पैरामेडिकल जो जनरली काम करता है, सबसे पहले जो स्टूडेंट या पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो भी काम करता है, उसका पहला मेन काम होता है कि बीपी करना, बीपी टेस्ट करना या शुगर लेवल टेस्ट करना। वो बेसिकली ब्लड टेस्ट के थ्रू आ जाता है। तो 2 मेजर काम हो जाते हैं एक फर्स्ट मूवमेंट पे। एक्सक्यूज मी, एक थोड़ा अर्जेंट टेस्ट करना, और उसके अलावा एक आपको ब्लड प्रेशर टेस्ट करना। हाँ, ये इसको प्लीज टेल मी, बताइए। मैं एक सेमिनार दे रहा हूँ, लेकिन उतना तो आपका स्कोप नहीं है ना। यू आर नॉट गोइंग टू डू ब्लड टेस्ट एंड ओनली द बीपी टेस्ट थ्रू आउट द लाइफ। वो आपके काम का एक पार्ट हो सकता है बट इट कैन नॉट बी थॉरली योर वर्क। वो आपका तो पूरा काम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब इसके स्कोप जरा देखिए, आपको इसके स्कोप क्या हो सकते हैं। आप एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन बन सकते हो, गॉट इट। आप एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन बन सकते हो, आपकी ड्यूटी एम्बुलेंस में लगाई जा सकती है कि नहीं। फिर आप उसके अलावा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन बन सकते हो, यानी कि जो MLT जिसको बोलते हैं। अगर उसके पास मैनेजमेंट की स्किल्स है और प्लस उसको बेसिक्स मेडिकल नॉलेज है तो वो एक हॉस्पिटल का सुपरवाइजर भी बन सकता है। तो अपने आप को लिमिट मत करो जस्ट फॉर द लर्निंग हाउ टू चेक बीपी एंड शुगर, नहीं, इससे ऊपर भी। और उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपको फोकस करना पड़ेगा कुछ बातों पे जो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा, आपके साथ बात करूंगा। ओके, और वो चीजें अगर आप कर लोगे तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूं कि नोबडी कैन बीट यू इन द मार्केट।
मार्केट में आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम ये कि हम ये सोच के चलते कि हमारा क्षेत्र छोटा है तो हम छोटी सी लर्निंग करें और हमारा काम चल जाएगा। नहीं, डीपीएमआई चंबा का कंपटीशन डीपीएमआई दिल्ली से भी है, डीपीएमआई देहरादून से भी है। विद इन डीपीएमआई की स्टूडेंट का आपस में कंपटीशन है। आपका कंपटीशन आपसे भी है, आपका कंपटीशन आपसे, आपका कंपटीशन आपसे है कि नहीं। जब इंटरव्यू के लिए कोई टीम आएगी या कहीं आप जाओगे तो सबको भेजा जाएगा, जो बेस्ट होगा उसको चूज किया जाएगा। और बेस्ट कौन है ये कौन डिसाइड करेगा? द इंटरव्यूअर। लेकिन अपने स्किल्स को कौन बताएगा? आप बताओगे। तो सबसे पहला चीज जो एक लर्निंग प्रैक्टिस में होना चाहिए, पहले तो हम थोड़ा बात करते हैं कि पैरामेडिकल है क्या। ओके, सो पैरामेडिकल क्यों? अभी आप देख रहे हो कोरोना हो रहा है, ठीक है, पहले पोलियो हुआ था, टीबी हुआ, टीबी होता है, ओके, एनीमिया होता है, मतलब बहुत सारी और कई सारी महामारियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, आती रहेंगी जाती रहेंगी। जब तक ह्यूमन कम्युनिटी है बीमारियां बढ़ने का स्कोप रुकेगा नहीं। पहले बीमारियां कम होती थी, क्यों? लोगों को पता ही नहीं चलता था। इस क्षेत्र में कोई बीमार हुआ, somebody getting ill in some area, then nobody is knowing। किसी को पता ही नहीं चलता था कि वहाँ कौन बीमार हुआ है। जब तक पता चलता था तब तक बेचारा डेथ हो जाता था और डेथ की खबर आती थी, फिर सब लोग जाते थे। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है? अगर अफ्रीका में एक ओमिक्रॉन नया वेरिएंट मिल रहा है तो उसकी खबर पहले ही वर्ल्ड में पहुंच जा रही है। चाइना में कोरोना वायरस आ रहा है तो उसकी खबर भी मिल जा रही है कि हाँ चाइना में चीज शुरू हो चुकी है कि नहीं। मुंबई में कितने केसेज आ रही है हमें पता चल जा रहा है, ड्यू टू द डिजिटल रेवोल्यूशन। हमारे पास डिजिटल रेवोल्यूशन है। तो पैरामेडिकल में क्या हो रहा है कि हर साल क्या हो रहा है, पैरामेडिकल कोर्सेज का जो स्कोप है बढ़ता ही जा रहा है, बिकॉज बीमारियां भी बढ़ रही है। और ये एक ऐसी फील्ड है, ये एक ऐसी फील्ड है जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। मीन्स मेडिकल फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट जस्ट पैरामेडिकल, मैं मेडिकल फील्ड की बात कर रहा हूँ जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। जब तक सोसाइटी रहेगी, जब तक पढ़े लिखे लोग रहेंगे, जब तक लर्निंग रहेगी, जब तक मतलब एक डेवलपमेंट रहेगा, या तो एक क्राइसिस आ जाए कि सब दुनिया खत्म हो जाए तभी खत्म होगा, अदरवाइज मेडिकल की स्कोप कभी भी खत्म नहीं होगी। पैरामेडिकल कोर्सेज जॉब ओरिएंटेड एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं, ठीक है तो ये एकेडमिक प्रोग्राम यहाँ आप पढ़ रहे हो, लेकिन कैसे है? जॉब ओरिएंटेड है। तो आप इसको कैसी स्टडी मानते हो? एक तरह से व्हाट टाइप ऑफ स्टडी इट इज? एक नॉर्मल बीएससी के जैसा है क्या? नहीं। कैसा है? उसको नाम क्या दिया जाता है? जॉब ओरिएंटेड तो लिखा हुआ है तो आपने देख के पढ़ लिया। अरे आपके पास भी तो कोई शब्द होगा इसके लिए। हाँ, पैरामेडिकल तो एक कोर्स का नाम है। मैं किसी भी कोर्स की बात कर रहा हूँ जो कि जॉब के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको करवाया जाता है। क्या कहेंगे उस कोर्स को? लर्निंग कोर्स। सारी कोर्स लर्निंग है। 12वीं क्लास में क्या लर्निंग नहीं होती? 10th में क्या लर्निंग नहीं होती? 5th में क्या लर्निंग नहीं होती? बताइए बताइए। हैट्स ऑफ टू यू, एटलीस्ट आप आंसर तो दे रहे हैं लगातार। साइलेंट रहना एक सबसे बड़ा क्राइम है इन लर्निंग सिनेरियो। तो मुझे बताइए इस कोर्सेज को क्या नाम देंगे? है किसी के पास कोई आंसर? कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी होंगे यहाँ पे, है? तो कोई एक छोटा सा आंसर है, एक वर्ड नहीं है? प्रोफेशनल कोर्स। यस, किसने बोला? यस, ग्रेट, क्लैप फॉर इट। यस, व्हाट वी कॉल इट? प्रोफेशनल कोर्स। जो आपका प्रोफेशन डिफाइन करते हैं, जो आपका कैरियर डिफाइन करते हैं, ऑल दोस कोर्सेज आर कॉल्ड प्रोफेशनल कोर्स। चाहे आप एमबीबीएस ले लो, चाहे आप बीटेक ले लो, एमबीए ले लो, उसके बाद होटल मैनेजमेंट ले लो, पैरामेडिकल ले लो, मतलब कोई भी कोर्स जो अदर देन एकेडमिक के अलावा आपका कैरियर डिफाइन करते हैं, दीस कोर्सेज आर कॉल्ड एज प्रोफेशनल कोर्स। तो आप कैसे स्टूडेंट हो? प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। यानी कि आपका जो वे ऑफ थिंकिंग होना चाहिए, जो वे ऑफ बिहेविंग होना चाहिए, वो एक नॉर्मल स्टूडेंट से अलग होना चाहिए। ओके, अगर आप भी उसी फील्ड में शामिल हो गए, देन यू आर नॉट डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स। गॉट इट? इट हैज टू बी डिफरेंट। लेकिन हम क्या होते हैं, हम अपने स्कूल के दोस्तों के साथ उनके जैसा बिहेव करने लगते हैं। कभी आपने देखा है कि आप तो अपने स्कूल के दोस्तों के साथ उनके जैसा बिहेव करेंगे, लेकिन क्या आपने देखा है कि आपके स्कूल के दोस्त आपको देख के अपनी हैबिट बदल दें, दवाइयां रखना शुरू कर दें अपने पास, या किसी का चेकअप वगैरह करना शुरू कर दें? ऐसा उनके साथ चेंजेस नहीं आएंगे। तो आप तो चेंज हो रहे हो, पर वो तो चेंज नहीं हो रहे, बिकॉज दे हैव नॉट डन द प्रोफेशनल स्टडी।
करेक्ट। आप मैं जानता हूँ आप में से ज्यादातर लोग जो पास आउट होंगे हमेशा अपने पास 2-3 टाइप के जो फर्स्ट एड की किट जरूर रखोगे, बिकॉज यू नो द वैल्यू ऑफ दैट। तो वो चीज, तो उस भीड़ से आपको अलग चलना है। यू हैव टू से देम हाय हेलो मिलना उलना सब कुछ है, बट अपना बिहेवियर थोड़ा सा यू हैव टू कीप डिफरेंट। पहले आपको यहाँ अपने आप को रिकॉग्नाइज करना है, तभी आप बाहर जाके रिकॉग्नाइज हो पाओगे। अदरवाइज यू विल बी द पार्ट ऑफ अ क्राउड, आप क्राउड का पार्ट हो जाओगे। अगर आप इस कोर्स को कर लेते तब आप एक ट्रेन हेल्थ केयर वर्कर बन जाते हैं। ओके, यू विल नॉट बी कॉल्ड डॉक्टर, बट एक ट्रेन हेल्थ केयर वर्कर आप बन सकते हो। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो जहाँ पे बेसिक मेडिकल चीजों की बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती हैं। वो एक एनजीओ हो सकता है, वो एक हॉस्पिटल हो सकता है, वो एक कॉलेज भी हो सकता है, कोई भी कुछ भी, लेकिन जहाँ पे मेडिकल रिलेटेड काम हो रहे हैं। आप ट्रेन हेल्थ केयर वर्कर, और इस कोर्स को करने के बाद आप डायग्नोसिस SIS होना चाहिए था वैसे, ओके, फिजियो रेडियोग्राफिक में टेक्नीशियंस के रूप में काम करते हैं। इनमें भी आप इतने सारी फील्ड में आप काम कर सकते हो। तो अब अपनी फील्ड को डिफाइन कर दो कि मुझे कौन सी स्पेसिफिक फील्ड में जाना है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू से योर इंटरेस्ट कि मुझे, अब आप कहोगे नहीं मैं कुछ भी कर लूंगी, नहीं मैं कुछ भी कर लूंगा, तो कुछ भी में तो यार हो सकता है आपको वो लैब में खड़ा करके टिश्यू पेपर कलेक्शन का ही काम दे दें, है ना, या आपको बोल दें कि ये सबको ग्लव्स देने का काम आपका है, बट वो तो बेसिक आपकी जॉब नहीं है ना। लेकिन वो मैन पावर कॉस्ट बचाने के लिए करवा सकते हैं और आप तैयार भी हो जाओगे। इसलिए यू शुड हैव अ स्पेसिफिकेशन इन योर माइंड कि मुझे कौन सी फील्ड में जाना है। उतनी सारी फील्ड में से, इतनी सारी फील्ड्स हैं, इसमें से कौन सी फील्ड में मुझे जाना है। जैसे व्हेन आई डिड माय MBA, तो मुझे पता था कि मुझे कौन कौन सी फील्ड में जाना है। मुझे फाइनेंस फील्ड में नहीं जाना है, मुझे होटल इंडस्ट्री में नहीं जाना है, मुझे IT फील्ड में जाना है, मुझे एक टेक्निकल इंडस्ट्री की फील्ड में जाना है। तो मैंने डिफाइन कर रखा था और मैं उन्हीं फील्ड में गया। मुझे एजुकेशन फील्ड में जाना है, तो ये 3 से 4 फील्ड को मैंने लिया, जबकि मार्केट का स्कोप इतना बड़ा है। और अगर आपने डिफाइन नहीं किया ना, तो 2 या 1 साल के बाद जब कोर्स पूरा होगा ना, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं कहाँ जाऊँ। और आने वाली डेट में क्या चाहिए, स्पेशलाइज लोग चाहिए। स्पेशलाइज मीन्स एक फील्ड का एक स्पेशलाइज आदमी चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि जो एक आदमी सारे काम कर सके। प्लीज, वो टाइम गया, वो टाइम था आज से 5 साल पहले, समझे। आज की डेट में स्पेशलाइज पर्सन की जरूरत है, ताकि गलतियों की गुंजाइश कम हो जाए, एकदम मिनिमाइज हो जाए। पता चला ब्लड टेस्ट लिया और उसमें कुछ दूसरा ही टेक्निक, अपने कहीं किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं, स्पेशलाइजेशन नहीं है उस चीज का, और पता चला ब्लड रिपोर्ट ही गलत आ गई। डॉक्टर का पूरा जो उसका जो एनालिसिस होगा वो सब कुछ गलत हो जाएगा, डॉक्टर की दवाइयां गलत जाएंगी, पता चला पेशेंट को जो बचने की बजाय वो मर गया। तो एक आपकी एक रिपोर्ट ना, आपकी एक रिपोर्ट एक पूरे पेशेंट की हिस्ट्री बना सकती है, उसको हिस्ट्री बना सकती है और उसकी हिस्ट्री बना भी सकती है। उसको हिस्ट्री बनाना मतलब वो खत्म, ठीक है, और उसकी हिस्ट्री बनाना मतलब उसका आगे का रिकॉर्ड पूरा जो है वो बना सकती है कि नहीं। किसी भी लैब में हम जाते हैं तो इसलिए प्लीज बी स्पेसिफिक। इन चीजों में से चूज कर लीजिए आपको किस चीज में जाना है। लैबोरेटरी में जा सकते हैं आप MRI टेक्नीशियन बन सकते हैं। आप लैबोरेटरी या MRI टेक्नीशियन दोनों में से कोई भी टेक्नीशियन बन सकते हैं। आप रेडियोलॉजी असिस्टेंट बन सकते हैं, नर्सिंग केयर असिस्टेंट बन सकते हैं, डेंटल असिस्टेंट बन सकते हैं, ऑपरेटर थिएटर असिस्टेंट बन सकते हैं, ओके। और जो भी ये कोर्स करते हैं उनको क्या कहा जाता है, पैरामेडिक। तो आज से अपने आप को क्या बुलाना शुरू कर दो, पैरामेडिक। करेक्ट। मैं पैरामेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं खुद क्या हूँ, एक पैरामेडिक। तो अपने आप को पैरामेडिक बुलाना शुरू कर दो। कोई भी पूछे आप कौन हो, बोलना आई एम ए पैरामेडिक स्कॉलर। स्कॉलर मतलब अभी पढ़ रहे हो, और क्या पढ़ रहे हो, पैरामेडिकल पढ़ रहे हो, क्योंकि पैरामेडिक आप हो, ठीक है। जैसे लॉ के ग्रेजुएट को पास होने का लॉयर कहा जाता है, MBBS या BMS या कोई भी मेडिकल कोर्स का डॉक्टरी कोर्स करने का उसको डॉक्टर कहा जाता है। लाइक दैट यू कॉल योरसेल्फ पैरामेडिक। इंटरव्यू में भी यही चीज बताओ, अपने रिज्यूम में भी यही चीज लिखो, आई एम ए पैरामेडिक विद दिस स्पेशलाइजेशन। गॉट इट। एक जनरल नहीं कि आई एम डैश 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 परसुइंग माय पैरामेडिकल, नहीं, आई एम ए पैरामेडिक स्कॉलर and pursuing this specialization। खत्म होने के बाद I am a paramedic with a specialization of, अपना स्पेशलाइजेशन लिखो, ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं लिखते हैं,
जो लिखेगा उसको भीड़ में से अलग चुना जाएगा, अपने स्पेसिफिकेशन, अपने कोर्स का नाम। मैंने कुछ बनाया है आपका फुल फॉर्म, ये मैंने बनाया हुआ है। पैरामेडिकल का फुल फॉर्म होता क्या है, होता कुछ भी होगा मुझे नहीं पता, पर जो मुझे लगता है आपकी जॉब प्रोफाइल को देखते हुए आने वाली डेट्स में मेरे हिसाब से इसका एक फुल फॉर्म क्या होना चाहिए, लेट्स सी। इट इज परमानेंट। आप परमानेंट रहोगे, समझे, आपकी जरूरत हमेशा होगी। लैब वगैरह ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो नोट कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो आपकी मर्जी, बट ये डिफाइन कर देगा आपकी जॉब को। देखिए क्या है, परमानेंट एड। एड मींस AID। एड मींस एक तो एड्स होता है बीमारी, AIDS एड्स, वो नहीं। AID एड का कोई मतलब जानता है, मीनिंग जानता है? हाँ, फर्स्ट एड मतलब कोई भी तरह की मदद। क्या है वो? एक तरह से मदद है, एक असिस्टेंस है। क्या है? असिस्टेंस है। देखो परमानेंट एड, आप ह्यूमंस के लिए एक बीमारी से जूझने के लिए एक परमानेंट एड होना, आप परमानेंट रहेगी वाली प्रोफाइल, चाहे भले इसके नाम कल को बदलते जाए, लेकिन नर्स तो रहेंगी, लैब तो रहेंगी, तो इट इज अ परमानेंट एड। नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मीनिंग समझाता हूँ इसका आपको। RY अच्छा आपने बना दिया, पूरा स्पेलिंग लिखने की वजह, बाद में आप उसको अनस्क्रिप्ट कर दो, बाद में फुल फॉर्म उसको चाहे गूगल से देख लो स्पेलिंग क्या होती है, लेकिन वो आपको पता है ना क्या सिंबल है, तो ट्राई टू फाइंड आउट दो सिंबल्स, क्योंकि कई सारे ऐसे सेमिनार्स होंगे मेडिकल्स के ना, हो सकता है आपकी लाइफ में, जहाँ पे आपको उनका मीनिंग पता ही ना चले। ठीक है, तो स्पेसिफिक वर्ड्स के लिए OA या ऐसे कुछ सिंबल बना दो, जिससे कि उसका एक इतने से वर्ड का एक सिंबल, या जैसे टोन फ्लक्चुएट होती है ना, उसके लिए एक सिंबल बना दो। अब आपके फिर जो डिफिकल्ट वर्ड है ना, वो कभी मिस नहीं होंगे। इसीलिए आपने देखा होगा डॉक्टर्स की राइटिंग कभी कभी बहुत गंदी होती है, कोई और समझ ही नहीं पाता उनको, है कि नहीं? क्योंकि वो लिखने पे ध्यान नहीं देते, उनके समझ में आ जाता है, कट 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 ऐसे जल्दी जल्दी में लिखते हैं कि कोई दूसरा समझ ही नहीं पाता है। पर उनसे पूछ लो तो दे नो इट एवरीथिंग, क्योंकि अगर वो लिखने बैठते हैं ना हर चीज को, तो उनका सारा टाइम लिखने में ही चला जाता, समझे? फिर वो लर्न नहीं कर पाते, तो वो अपने हिसाब से लिखते हैं। हाँ, लेबोरेटरी, वो चाहे इसको LA हो गया, T कट हो गया, बस लेबोरेटरी, इतने 3 में वो अपना कंप्लीट कर देते हैं, वो समझ जाते हैं कि वो क्या लिखा है। ठीक है, तो शॉर्ट करो अपने, क्योंकि आपको बहुत मुश्किल और लंबे लंबे वर्ड्स सुनाई देंगे भाई, उतने वर्ड्स किसी लाइन में नहीं, जितने वर्ड्स मेडिकल लाइन में, ये आप लोग भी जानते हो। ठीक है, इतनी दवाइयों के इतने स्पेसिफिक नाम किसी उसमें नहीं होते, फिर भी जितने मेडिकल लाइन में ना। परमानेंट एड मैं आप लोगों को क्या मानता हूँ, एक परमानेंट एड मानता हूँ, एक परमानेंट सपोर्ट मानता हूँ, जो कि हमेशा अवेलेबल रहेगा। ओके, डॉक्टर भले ना रहे, लेकिन फर्स्ट एड की तरह आप लोग हमेशा अवेलेबल रहोगे। परमानेंट एड विद रेगुलरली अटैच्ड, यानी कि हमेशा क्या रहेंगे, अटैच्ड मैन पावर रहेगी। ठीक है, आप या आपके आसपास और लोग रहेंगे, आप एक ऐसी रेगुलरली अटैच्ड मैन पावर हो जो कि परमानेंट एड है, एक परमानेंट क्या है, फर्स्ट एड की तरह है। ओके, खुद आप मैन पावर है, विच इनहांसेस, जो कि बढ़ाती है, इनहांसेस मतलब बढ़ाना, जो कि बढ़ाती है। ओके, या अच्छा करती है या ठीक करती है, किसको, डायग्नोसिस के प्रोसेस को, DI को मैंने यहाँ पे डायग्नोसिस एक साथ लिख कर दिया है, डायग्नोसिस को, एंड चेक्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप क्या करते हो, ह्यूमन बॉडी चेक करोगे विद डिफरेंट टूल्स। ठीक है, एंड चेक्स टू एश्योर लाइफ, और वो सब किस लिए किया जाता है, टू मेक द लाइफ सक्सेसफुल, लाइफ को हैप्पी बनाने के लिए किया जाता है ना, मेडिकल का ट्रीटमेंट के लिए। तभी तो भाई MRI, CT स्कैन, लैब टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये यूरिन टेस्ट, ग्लूकोज टेस्ट, ये तमाम फलाना ढिमकाना टाइप के टेस्ट किए जाते हैं, है कि नहीं? सो ये सब किस लिए किए जाते हैं, चेक्स टू एश्योर लाइफ। तो अगर इस पूरे स्टेटमेंट का मीनिंग बताऊंगा मैं आपको, तो मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा कि एक रेगुलर, एक हमेशा जुड़ी हुई मैन पावर, मानव शक्ति, जो कि एक परमानेंट सॉल्यूशन है या एड है। ओके, किसके लिए, डायग्नोसिस, किसी चीज के इलाज के लिए। ओके, एंड चेक्स, और जो भी हम क्या चेक्स को क्या कहेंगे, कुछ भी चीज क्रॉस चेक करना, जैसे उसका हिंदी में क्या होगा, जांच।
ओके, जांच टू अश्योर लाइफ, किसके लिए? लाइफ को अश्योर करने के लिए कि हाँ भाई अब आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। Got it? ये मेरा बनाया हुआ पैरामेडिकल का फुल फॉर्म है। आई हैव नॉट सीन इट और टेकन इट फ्रॉम एनीवेयर। अगर बाकी जगह कुछ और हो सकता है, बट मैं ये मानता हूं कि पैरामेडिकल इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो अपने आप को ऐसे ही एज्यूम करना शुरू करो कि आपकी जरूरत सबको हमेशा रहेगी, औरों की जरूरत हो ना हो, डॉक्टर की जरूरत हो ना हो। डॉक्टर तो एक होगा, लेकिन एक लैब में देखना कितने सारे टेक्नीशियंस होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो आपको तरह तरह के टेस्ट करने पड़ते हैं। उस टेस्ट की रिपोर्ट एक डॉक्टर देख सकता है, लेकिन हर टेस्ट के लिए अलग मशीन होती है। नाउ सबसे बड़ी, अब आपको क्या करना है, 1-2 साल, आपके कितने साल बचे यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के? 1.5 ईयर, अराउंड 18 मंथ्स के आसपास आपका टाइम यहाँ पर है। ठीक है, इस 18 मंथ्स में आपको इस चीज पे ध्यान देना होगा प्लीज। ये मैं देख रहा हूँ कि ये यहाँ के स्टूडेंट्स में, या कोई भी स्टूडेंट से सबसे ज्यादा मिसिंग चीज क्या है? कम्युनिकेशन, यानी कि संवाद, अपनी बात को पहुंचाना, दूसरे की बात को सुनना। और इस कम्युनिकेशन का जो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इफेक्टिव लिसनिंग। यानी कि कम्युनिकेशन कब सक्सेसफुल होगा? जब हम क्या करेंगे? जोर से बोलो थोड़ा प्लीज, कम्युनिकेशन फिर भी लैगिंग हो रहा है। जब ध्यान से सुनेंगे, इफेक्टिव एक तरीके से सुनेंगे, ठीक है, एक सही तरीके से सुनेंगे, तब उसको क्या कहेंगे हम? इफेक्टिव लिसनिंग। और इफेक्टिव लिसनिंग के बिना कम्युनिकेशन कभी पूरा नहीं हो सकता है। जब आप किसी की बात सुनोगे नहीं तो उसको जवाब क्या दोगे? उसने बोला ए, आप सुन रहे हो जेड, तो आपके जवाब गलत हो जाएंगे ना। इसलिए इफेक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है। और इफेक्टिव लिसनिंग के लिए क्या क्या चाहिए? देखो, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स हियरिंग, सुनना, सबको पता है। लिसनिंग इज नॉट सुनना, हियरिंग इज सुनना। लिसनिंग का क्या मतलब होगा? सुन के समझना, एनालाइज करना। और हम ज्यादातर यही काम करते हैं कि हम सुन के एनालाइज नहीं करते। हमें लगता है हमने सुन लिया और हमें आ गया। चाहे वो मैथ की चीज ले लो, चाहे आप साइंस की चीज ले लो, चाहे आप आर्ट्स की ले लो, किसी भी चीज की ले लो, हमें लगता है हमने सुन लिया। आपने जैसे मेरी बात सुन ली, हाँ हो गया, लेक्चर दे दिया, हो गया। लेकिन सुन के क्या समझा, उसको कहेंगे लिसनिंग। समझे? एक होता है हियरिंग, यानी कि सुनना, अंडरस्टैंडिंग, सुनने के बाद उस चीज को समझना, जो बहुत जरूरी है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेरी कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, लेकिन डंप मत रहिए। यू आर पेइंग फॉर दैट, आप उसके लिए पे कर रहे हो, लर्न करने के लिए। और जब तक कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, यू विल नॉट एबल टू लर्न। ये हर एक प्रोफेशनल स्टडी के बेसिक्स हैं, चाहे वो कोई भी स्टडी हो, किसी भी फील्ड की हो। जब तक ये कम्युनिकेशन नहीं होगा, इट विल नॉट बी। देन एनालाइजिंग, समझने के बाद उसको क्या करो? एनालाइज करो, अपने दिमाग में उसको सोचो, क्रॉस चेक करो कि क्या ये सही था, कहीं ये लिंक किसी चीज से है। कोई पिक्चर दिखती है, किसी ने एयर नोज थ्रोट के बारे में बताया, आपने उसको तुरंत पिक्चर से क्या इंटर रिलेट कर दिया कि हाँ ये सही हो रहा है, सही बताया कि नहीं बताया। चेक करते हैं ना, एनालाइज करते हैं ना। भाई मिस्टेक कोई भी कर सकता है, टीचर भी मिस्टेक कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, बिकॉज एवरीबॉडी इज अ ह्यूमन बीइंग। और एरर तो ह्यूमन बीइंग का एक मोस्ट प्रोस्पेक्टिव फैक्टर है। अगर वो एरर नहीं करेगा तो लर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो एरर हो सकता है। उसके बाद फाइंडिंग्स, एनालाइजिंग करने के बाद हमें ये फाइंडिंग्स करनी कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर अस, हमारे लिए क्या जरूरी है। मान लो मैं यहाँ पे जितनी बातें आपको कह रहा हूँ, व्हाटएवर थिंग्स आई एम कम्युनिकेटिंग टू यू, इट मे नॉट बी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। That may not be important for Ramola ji, Yogesh Ramola ji के लिए वो important ना हो, okay, but it may be important for her, it may not be important for him. डिपेंड करता है कि आपका आगे का ड्रीम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। कोई अपना बिजनेस खोलना चाहेगा, कोई हो सकता है कि कहीं जाके जॉब करना चाहेगा। इट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ना, तो सबके अलग अलग इसमें रोल्स होंगे। फाइंडिंग्स, ठीक है। एंड देन फाइनली व्हाट इट मैटर, जो फाइंड कर दिया उसको प्लीज अपनी मेमोरी में रखो। डोंट कंस्ट्रेंट इट टू 32 GB लाइक मोबाइल मेमोरी की खत्म हो गई तो डिलीट कर दो, नहीं, उतना ही चीज रखो जितनी जरूरत है। हम प्रॉब्लम हमारे पास ये कि हम सोसाइटी भीड़ में इतना मिल जाते हैं कि हम हर कुछ अपने दिमाग में डाल लेते हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो हमारी जरूरी चीज होती है दैट विल मिस आउट, वो मिस कर देते हैं। सो प्लीज ये hearing, understanding, analyzing, finding, and finally what is there? Remembering.
ये इफेक्टिव लिसनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज मिसिंग होती है तो इसका मतलब आप इस चीज को सुन नहीं रहे हो, आपने किसी की बात को समझा ही नहीं। भाई जिसकी बात समझ में आती है मुझे सच बताना, आप बताइए, अगर आपको किसी की बात समझ में आएगी तो आप उसकी बात को याद रखोगे? रखेंगे ना? तो देखो, अगर समझ में आएगा तभी आप याद रखोगे, और याद कब रखोगे? जब आपका दिमाग उसको इंटर रिलेट करेगा, ठीक है, एनालाइज करोगे जब, तभी आप उसमें से एक सोल्यूशन ढूंढ पाओगे, ठीक है, अंडरस्टैंड करोगे। मेरी लैंग्वेज अगर आपको समझ, मान लीजिए मैं टोटल लेक्चर अगर इंग्लिश में देता तो हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल वुड नॉट अंडरस्टैंड, या मोस्ट ऑफ नहीं कहूंगा तो मानता हूं कि 20% लोग नहीं समझ पाते, इसलिए मुझे दोनों चीजों में उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट बेटर। सो दीज थिंग्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट इन इफेक्टिव लिसनिंग। अब बताओ, कम्युनिकेशन में लिसनिंग के अलावा दूसरा पार्ट क्या हो सकता है? आगे देखो, रिस्पॉन्स। सुन तो लिया, आप सुन के जवाब भी तो देना है, भले मुझे मत दो। मैं भी जो बात मैं आपको बता रहा हूं आप उस पर एनालाइज करोगे तो कल को आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद आपको वही उसी तरीके के जवाब इंटरव्यूअर को देने पड़ेंगे ना, तो कहीं ना कहीं तो जवाब देने पड़ेंगे। योर टीचर में बी टीचिंग यू हाउ टू हैंडल द डिफरेंट लैब इक्विपमेंट्स, सिखा रहे हैं आपको what to calculate in the blood test and all those things, what the values you have to check and kind of things, okay, so that you may not be answering to him, लेकिन अपने एग्जाम में आंसर कर रहे हो, पेशेंट को जब चेक कर रहे हो तब आंसर कर रहे हो। तो कम्युनिकेशन में जरूरी नहीं कि मैं और आप ही इन्वॉल्व हो, इट में भी मैं, आप और कोई तीसरा पर्सन भी इन्वॉल्व हो जो अभी यहाँ पर नहीं है, करेक्ट? कम्युनिकेशन इज जस्ट नॉट बिटवीन टू पीपल, it could be between the so many people, और इंटर रिलेटेड हो सकता है कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जो आपने समझा वो दूसरे को रिवील करना। और कम्युनिकेशन का इफेक्टिव रिस्पांस क्या होता है? एक आपका जेस्चर का मीनिंग कितने लोग जानते हैं? जेस्चर का मीनिंग होता है कि आपका क्या परिवेश है उस समय, आप कैसे दिख रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। हॉस्पिटल में काम करने के लिए सबसे मैंडेटरी पार्ट क्या होता है कि आपको रिस्पेक्ट मिले, बताइए? ठीक है, ये तो हर जगह का पार्ट है, मैंने स्पेसिफिक हॉस्पिटल की बात की या मेडिकल लाइन की बात की, जेस्चर से रिलेटेड। नॉलेज तो बात की बात है, रिस्पेक्ट तो पहले आने वाला बंदा आपको रिस्पेक्ट दे, कैसे देगा? ड्रेसिंग सेंस। किससे? आपको एक कोट मिलता है ना, व्हाइट कोट या ब्लू कोट जो भी होता है, जब आप वो पहन के वहां पे रहोगे तभी तो सामने वाले को पता चलेगा कि आप एक टेक्निकल फील्ड के बंदे हो, करेक्ट? नहीं तो हो सकता है वो आपको कुछ भी समझने लग जाए, किसी दूसरे ऑफिस का बंदा भी आया हुआ समझने लग जाए, ऑफिस बॉय समझने लग जाए, कुछ भी समझ सकता है, डॉक्टर समझने लग जाए, ओवर एक्सपेक्टेड हो जाए। लेकिन डॉक्टर भी इसको कब समझा जाए? डॉक्टर ने कोट पहना हो या स्टेथोस्कोप अपना लटकाया हो, करेक्ट? तो कुछ ना कुछ आपके जेस्चर्स, कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में ऐसी चीजें होनी चाहिए which should reflect your profession, जो आपका प्रोफेशन दिखाई दे। जैसे अभी आप स्टूडेंट्स हो, अभी देखो जेस्चर्स क्या है, कुछ लोग तो फुल्ली यूनिफॉर्म्ड है, जिनके पास यूनिफॉर्म जिन्होंने पूरी तरह से पहनी, कुछ लोग अभी नहीं है, तो वो जेस्चर ये रिफ्लेक्ट करता है कि हाउ मच सीरियस यू आर अबाउट योर यूनिफॉर्म, ठीक है? मैंने पहले भी बताया था, मैं जब एमबीए कर रहा था ड्यूरिंग द ईयर 4 to 6 में, 2004 to 2006 में, मैं एक भी दिन कॉलेज बिना यूनिफॉर्म के अपने नहीं जाता था। जिस दिन कोई कल्चरल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी उसी दिन, लेकिन बाकी क्यों? क्योंकि आई हैव पेड फॉर दैट, वो मेरी फीस में इंक्लूडेड था। उस कोट का चार्ज, उस पैंट का चार्ज, उस शर्ट का चार्ज, उस टाई का चार्ज, वो मेरी फीस में इंक्लूडेड था। मैं बाहर पहनूंगा तो मैं बाहर तो स्टूडेंट बन के नहीं जाऊंगा ना, इसलिए मैंने उसको वहीं पे इस्तेमाल किया, वहीं पे। भले वो आज भी मेरे पास है, बट आज वो एज ए सिंबल है मेरा कि आई वॉज ए स्टूडेंट, सेव करके रखा है, बट मैं उसको आज पहन नहीं सकता हूँ, क्योंकि जैसे मैं उसको पहनूंगा आज मेरे अंदर क्या फील आएगा? स्टूडेंट वाली फील आएगी, इसलिए मैं वो वाली यूनिफॉर्म बाहर नहीं पहन सकता हूँ। तो जब यहाँ के लिए तो यही यूज करो। सेम है, आपको जो हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म मिलेगी या लैब की यूनिफॉर्म मिलेगी वो आपके वही के लिए होगी,
ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ड्यूटी खत्म होते ही क्या करते हैं, अपना कोट उतार के रैप करके बैग में डाल देते हैं, ठीक है, उनका काम वहां तक खत्म। Got it? So gestures important, plays a very important role in response. आपने क्या पहना है, आप कैसे दिखते हो, आपके हाव भाव क्या है, आपके एक्सप्रेशंस कैसे आ रहे हैं, आपके हैंड आई कोऑर्डिनेशंस क्या हो रहा है, ये सब आपके क्या दिखाता है, जेस्चर दिखाता है। और ज्यादातर मेरे इस एरिया के लोग बच्चे इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं, दे बिकम वेरी कैजुअल, बहुत कैजुअल हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि वो व्हाट प्रोफेशन दे आर, किस तरह की स्टडी में वो लोग हैं, तो उसको कभी नहीं भूलना, ठीक है। एंड मेंटेन योर जेस्चर। सेकंड, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, मेरे हाथ भी हिल रहे हैं ना, तो ट्राई टू एक्सप्लेन विद योर हैंड्स, आंखों की तरफ से फेस को उतना ज्यादा एम्फेसाइज करने की कोशिश कीजिए जब आप कोई चीज समझा रहे हैं। अगर मैं ये चीज बोलूं कि जैसे सब लोग कोई चीज समझा रहे हैं उसको एम्फेसाइज करो एक ही तरीके से, तो इफेक्टिवनेस कम हो रही है ना, क्योंकि हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है। तो ये रिस्पॉन्स में बहुत जरूरी है। जब आप किसी पेशेंट को रिस्पॉन्स करोगे, अरे नहीं नहीं आपको कुछ नहीं हुआ, प्लीज आप ठीक हो, मैं कह रही हूँ ना आपसे, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, आप ठीक हो, करोगे ना उसको, अब बोलोगे नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा आपको, कुछ नहीं, मैंने देखा था कुछ नहीं हो रहा था आपको, चलो ठीक है सब ठीक है, बस क्या सोचेगा कि इसको कुछ आता भी कि नहीं आता है। तो इसको अपनी हैबिट्स में लाइए, दोस्तों के साथ भी बात करते समय हैंड आई कोऑर्डिनेशन को यूज कीजिए। ओके, आई कांटेक्ट वेरी मैंडेटरी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उस बच्चे के साथ भी आंख से आंख मिला सकूं और यहाँ भी आंख से आंख मिला सकूं। ओके, कई बार मैं घूम रहा हूं, इधर देख रहा हूं, मैं उधर देख रहा हूं, उधर देख रहा हूं, उधर देख रहा हूं, तो आई कांटेक्ट इज वेरी वेरी नेसेसरी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आई कांटेक्ट नहीं है ना, तो आधे से ज्यादा लोग तो आपकी बात को समझ भी नहीं पाएंगे। अभी मैं आपको सच बता दूं, ये देखिए, ये एक वेब मीटिंग चल रही है, एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चल रहा है, पर मुझे पता है कि मेरे को, मैं इसमें कोई रिस्पॉन्स दे नहीं पाऊंगा, कोई आई कोऑर्डिनेशन नहीं, बंद करके सिर्फ माइक्रोफोन लगा रखा है, वॉल्यूम कम करके सुन रहा हूं, दैट्स इट। सो जब आप फिजिकली कहीं पे प्रेजेंट हो, सो योर आई कोऑर्डिनेशन मैटर्स अ लॉट। जब आपका ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी या कुछ भी होगा, तो आपके टीचर कोशिश ये करते थे कि वो कैमरे पे उनकी आंखें दिखाई दे, है ना, भले ही बच्चे अपना वीडियो ऑफ कर देते थे, सिर्फ उनका लोगो आता था, लेकिन टीचर की कोशिश ये रहती थी कि उसकी आंख को आप लोग देख लो। सेम वही यहाँ पे भी हो रहा है। अभी मैं वहाँ पे एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ, ओके, बट जब फिजिकल प्रेजेंस है ना, तब मत अवॉइड कीजिए। डिजिटली भले अवॉइड कर लीजिए, बट फिजिकल कॉन्टैक्ट में कभी अवॉइड मत कीजिए, ठीक है, व्हेन यू आर फिजिकली प्रेजेंट। कॉन्फिडेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ आवर लाइफ, सबसे ज्यादा जरूरी है, और ज्यादातर लोगों में ये कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मिसिंग होता है, बिकॉज आंखों का कांटेक्ट कम होता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन कम होता है, जिससे ये पता चलता है कि योर कॉन्फिडेंस इज लो, आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा कम है। कई लोग जाते हैं ऐसे हाथ को फोल्ड कर लेते हैं, कई लोग जाते हैं ऐसे से करते रहते हैं, कई लोग ऐसे पैर बैठते हुए ऐसे पैर में ऐसे ऐसे करते रहते हैं, कई लोग लिखते समय या कोई समझ नहीं आता तो पेन को मुंह में डाल के करते काटते रहते हैं, देखते हैं उनके ढक्कन की जो शेप होती है वो कई बार बदल ही जाती है, ठीक है। सो ये सब ये रिफ्लेक्ट करता है कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। ऐसा नहीं करना है, भले आपको कुछ नहीं भी आ रहा है, लेकिन जो पेशेंट आपके सामने आया, आपको ने उसको ये कॉन्फिडेंस जरूर देना है कि यस आई एम देयर टू हेल्प यू, बिकॉज यू आर ए परमानेंट एड फॉर देम। समझे, आपने भले आप कहीं और से हेल्प ले लो, लेकिन अपने क्लाइंट के सामने, अपने कस्टमर के सामने या अपने पेशेंट के सामने कभी भी ये रिवील मत करो कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। हाँ, उसका गलत इलाज मत करो, प्लीज सपोर्ट दूसरे से ले लो, उसको सीधा बोलो, भाई साहब आपको, मुझे लगता है ये आपको प्रॉब्लम है, ये बीमारी है और ऐसा कुछ हो सकता है, मैं एक काम करता हूँ, मुझे इसके बारे में डेप्थ नॉलेज नहीं है, मैं जरा अपने कोलीग से कंसल्ट करके आता हूँ, याद, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बुरा नहीं मानेगा। लेकिन आपको ही उसका गलत MRI करने के बोला है तो आप CT स्कैन कर दो, आपको ब्लड टेस्ट के लिए बोला, आपको चाहिए कुछ RH फैक्टर की रिपोर्ट चाहिए और आप उसमें दे रहे हो डायबिटीज की रिपोर्ट दे रहे हो, तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इतने तो मुझे नहीं आते टेक्निकल टर्म, बट रिपोर्ट ही गलत हो जाएंगी, इसलिए बेटर है किसी का सपोर्ट ले लो। सो योर कॉन्फिडेंस एंड सब्जेक्ट रिलेवेंस,
जो भी आपका रिस्पॉन्स हो ना वो सब्जेक्ट रिलेवेंस हो। जैसे मैं आपको अभी कोई भी अगर अभी बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग राइट नाउ रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स की तो बात नहीं कर रहा हूँ ना, लेकिन बाहर चौपाल में बैठोगे तो देखना एक साथ जो है कभी कोई किसी के गांव की बात करने लगता है, कभी किसी के परिवार की, कभी पॉलिटिक्स की, कभी किसी के बच्चों की, कभी किसी के माँ बाप की, कभी किसी के बीवी की, कभी किसी के पति की, मतलब इधर उधर की बात है। सो दैट इज नॉट सब्जेक्ट रिलेवेंस। आपकी जो बात होनी चाहिए प्रोफेशनल कोर्स में सब्जेक्ट रिलेवेंस होनी चाहिए, आपके मुंह से जो शब्द आने चाहिए, जो कम्युनिकेशन आना चाहिए, दैट शुड बी सब्जेक्ट रिलेवेंस। और हम जनरलाइज कर देते हैं अपने टॉपिक्स को, प्लीज मत कीजिए कभी भी नहीं। बी सब्जेक्ट रिलेवेंस, तभी कम्युनिकेशन अच्छा होगा, अदरवाइज कम्युनिकेशन विल बी वर्स्ट। समझे? यूरिन टेस्ट करने की जगह आप ब्लड टेस्ट कर दो, ब्लड टेस्ट करने की जगह यूरिन टेस्ट कर दो, बाद में कहो ये तो सब होता रहता है, तुम्हारे पेशाब में ये प्रॉब्लम है, खराब चल रही तो पक्का तुम्हारा ब्लड भी खराब होगा। नहीं, तब उसको इंटर रिलेट मत करो। इसलिए रिलेवेंस होना बहुत जरूरी है। एंड वॉइस मॉड्यूलेशन, आप देख रहे हो मेरी वॉइस कभी हाई हो रही है, कभी डाउन हो रही है, तो योर वॉइस पिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो कम्युनिकेशन का पार्ट है जो मैंने आपको शायद पिछली बार भी बताया था, और ये आपका एक रेगुलर मॉड्यूल होगा, क्योंकि जब कोई आपको हायर करेगा ना तो आपके अंदर सिर्फ दो चीज देखेगा, एक आपका कम्युनिकेशन और एक आपकी बॉडी लैंग्वेज। बाकी आपने क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, वो पहले मंथ की जॉब में ही उसको पता चल जाएगा कि आपको कुछ आता है कि नहीं आता है, बाद में थ्रो आउट कर देगा। ठीक है, गवर्नमेंट में जाओगे तो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट पे रहो, क्योंकि अभी ज्यादातर मेडिकल टीम्स को कॉन्ट्रैक्ट में ले आता है इनिशियली, और आप ढंग से काम नहीं कर पाओगे तो थ्रो आउट। क्योंकि सबसे ज्यादा जो ऑडिट्स होते हैं या चेक्स होते हैं ना, वो मेडिकल लाइन के ही लोगों पे किए जाते हैं, क्योंकि आपकी वजह से किसी की जिंदगी जा भी सकती है, तो वो तो एक महीने में पता चल जाएगा। लेकिन ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ गेटिंग इनटू अ प्रोफेशन। यह चार लोगों के बीच में अपने आप को अलग डिफाइन करने के कि आई एम अ पैरामेडिक। नहीं तो आप उस फील्ड में घुस जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका लॉस्ट हो गए। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द वो आपको इन 1.5 साल में करना क्या है। आपको सिर्फ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है और कुछ नहीं करना आपको। प्लीज जस्ट लर्न करने के लिए दो चीज पे ध्यान रखिए, इफेक्टिव लिसनिंग एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स अच्छा रखिए, क्वेश्चंस पूछिए, लिसनिंग में अंडरस्टैंड कीजिए, एनालाइज कीजिए। ओके, एंड योर मेन ऑब्जेक्टिव राइट नाउ, ऑब्जेक्टिव मींस द ऑब्जेक्टिव टू कम टू योर क्लास। आपका ऑब्जेक्टिव जो आपने बताया ना जॉब, अभी आपका ऑब्जेक्टिव जॉब नहीं है, वो आपका टारगेट है। ओके, आपका अभी आपका ऑब्जेक्टिव है टू लर्न मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा चीजों को लर्न करना। और जब आपका ये ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो आपका एक टारगेट पूरा होगा कि यू विल गेट योर फर्स्ट जॉब। और जब आपका फर्स्ट जॉब पूरी होगी तब आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ोगे, जैसे टू बी अ हेड ऑफ अ डिपार्टमेंट या अपनी एक लैब खोल देना। ओके, उसकी तरफ आप बढ़ोगे। तो अभी आपका ऑब्जेक्टिव है लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, किसी चीज को सीखना और समझना, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमने सीख लिया तो हम समझ भी गए, या हमने समझ लिया तो हम सीख भी गए। नहीं, दो अलग चीजें। प्लीज, दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स। बी फोकस्ड ऑन लर्निंग। प्लीज, जो पढ़ाया जाए उस पर ध्यान दो यार, इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दो। आपके जो भी यूट्यूबर होंगे आप लोग या कुछ भी होंगे, अपने सब्जेक्ट के स्पेसिफिक ही यूट्यूबर बनो। करेक्ट? अगर कोई मान लो यूट्यूब में वीडियो भी डालते हैं, आप लोग कोई भी डालते होंगे या चैनल होगा, तो अपने सब्जेक्ट के स्पेसिफिक वीडियो डालिए ना। आज देखिए हम डिप्लोमा में ये पढ़ने जा रहे हैं, आज हमें इस टॉपिक के बारे में, और रियली में आई नो इट बेटर देन अदर्स। ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ अपना ही वीडियो पोस्ट कीजिए। बी फोकस्ड ऑन लर्निंग, तो उस लर्निंग पे फोकस रहिए। ये नहीं कि आप वो पैरामेडिक स्टूडेंट और आपके चैनल्स में चीजें आ रही हैं म्यूजिक के बारे में, आपके उसमें चीजें आ रही है डांसिंग के बारे में, आपके उसमें चीजें आ रही है गाँव के बारे में, नहीं, तब आप पैरामेडिक स्टूडेंट नहीं हो, तब आप गलती से पैरामेडिक स्टूडेंट बन रहे हो, और हो सकता है कि आगे चल के फेलियर मिले। इसलिए स्पेसिफिक रहिए, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1.5 ईयर। जब अपना एक ऑब्जेक्टिव पूरा कर लो, एक टारगेट अचीव कर लो, तब आप भले कुछ भी कर लो, लेकिन अभी नहीं। करेक्ट? क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। आपके पास चीजें दिल्ली से आ रही है, कंटेंट दिल्ली से आ रहा है, और वो कंटेंट दिल्ली से आते आते 10 जगह और पहुंचता है। आपके जैसे कम से कम हजारों लोग उस कोर्स को पढ़ रहे हैं, उनमें से 10% लोग सीख रहे हैं, और बाकी जो है 900 लोग उसको सीख नहीं पा रहे। तो ये लर्निंग आपके हाथ में, तो जब आप कोई दूध पीते बच्चे नहीं हो कि कोई चम्मच उठा के आपको दूध पिलाएगा, नहीं।
You have to think about yourself. Understanding should be on the highest priority. और सबसे बात लर्निंग के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग. सर समझ में नहीं आया, प्लीज सर दोबारा समझा दो. सर आई एम नॉट गेटिंग इट, प्लीज सर समझा दो. नहीं यहाँ पे समझा पा रहे सर, भीड़ ज्यादा है. जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद सर प्लीज 20 मिनट दे दो, ये वाला टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझा. रिलेट करो, ये जो पोस्टर्स यहाँ क्यों लगे इनसे रिलेट करो, समझे. क्लैरिफिकेशन ऑफ योर डाउट्स, जो मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया, आपके डाउट्स क्लियर. सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट, जो आज की डेट में बच्चे बिल्कुल नहीं कर रहे. सारी की सारी स्टडी किसमें हो रही है? प्रेशर में. ऑनलाइन क्लासेस हैं, हाँ इतने बजे से इतने बजे तक, हाँ क्लास में बैठ जाओ. उसके बाद एक ग्रेजुएट की ना, जो ग्रेजुएशन के कोर्स करता है या जो डिप्लोमा के कोर्स करता है ना, उसकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि वो सेल्फ स्टडी तो बिल्कुल नहीं करता है. कभी गौर कर लो बस. और उसी के लिए सेल्फ स्टडी जरूरी है. 12th वाले बच्चे के लिए सेल्फ स्टडी जरूरी नहीं है. वो तो पढ़े ना पढ़े कोई बात नहीं, वो तो सिर्फ 2-3 सवाल को सम कर देगा और उसका जो है मैथ में 40% मिल जाएगा तो पास हो जाएगा. लेकिन आप नहीं हो पाओगे पास. पास मतलब एग्जाम का पास नहीं, आपका एक कैरियर ओरिएंटेड कोर्स है. तो प्लीज इस पे ध्यान दो बहुत ज्यादा. ये जितनी ज्यादा करोगे यू विल गेन मैक्सिमम. क्यों? क्योंकि खुद को ना सबसे ज्यादा कौन समझा सकता है? खुद. आप जब सुबह कपड़े पहनते हो, ड्रेस पहनते हो ना, तो आप क्या करते हो बताइए? बाहर जाने से पहले क्या करते हैं? हाँ जोर से बोलिए ना. बाहर जाने से पहले, अरे कपड़े पहनने के बाद, तैयार होने के बाद हम क्या करते हैं? हाँ देखते हैं. कहाँ देखते हैं? और फिर खुद ही अपने आप को ठीक कौन करता है? तो भाई जब हम खुद को खुद ही ठीक कर सकते हैं तो हमारी स्टडी भी तो हमें ही करनी पड़ेगी ना. बाकी जगह तो हमें सिर्फ कंटेंट मिल जाएगा, समझा कोई देगा, लेकिन उस स्टडी को करना है तो हमें ही है ना. और ज्यादातर जो पोस्ट 12th के बच्चे होते हैं, 12th क्लास के बाद के ना, दे डोंट डू सेल्फ स्टडी. वो सेल्फ स्टडी बहुत कम करते हैं. जो लोग करते हैं ना, दे आर सक्सेसफुल इन देयर फील्ड. वो आज अपनी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल है. रिसर्च एनालिसिस नहीं करते हैं. ये टारगेट्स इन माइंड, सॉरी सब्जेक्ट ओरिएंटेड मैंने आपको बताई है कि अगर यूट्यूब का चैनल भी बनाना हो तो अपने सब्जेक्ट का बनाओ. ठीक है, अपनी फेसबुक आईडी में अपने सब्जेक्ट की चीजों को ज्यादा से ज्यादा डालो. अरे दुनिया क्या बोलेगी, अबे ये तो ज्यादा ही पागल हो गया, ये पागल हो गया तो मेडिकल की बात करता है. अरे क्यों नहीं करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे जब हम उस मेडिकल के कोर्स को परस्यू कर रहे हैं. हम अगर किसी गांव घर की बात करते हैं, यूट्यूब पे कोई फोटो पोस्ट करते हैं, उसके बारे में हम लिखते हैं, हम तभी तो करते हैं जब हम उस चीज को जानते हैं. तो जिस चीज को हम जानते हैं उसके बारे में क्यों नहीं लिखेंगे? लेकिन यूजुअली हम नहीं करते. गौर करना कभी भी इस बात को. वी डोंट डू दैट. मैं नहीं कह रहा इंस्टीट्यूट की बात करो ना, तो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन अपने करिकुलम की बात तो कर सकते हो. जैसे कोरोना आया था तो कितने लोगों ने कोरोना पे जो है कुछ थीसिस या कुछ चीज लिख के जो है वो रियली में अपने वर्ड्स में पोस्ट किए थे. अगर किए थे तो वेरी गुड, और नहीं किए थे तो करना चाहिए. समझे? ये आपको रिसर्च एंड एनालिसिस देगा. 4 जगह से कंटेंट लेके अपने वर्ड्स में डालो. मैंने भी कंटेंट लिए हैं, लेकिन मैंने आई एम पुटिंग इन माय वर्ड्स. टारगेट्स इन माइंड. एक टारगेट रखो, जो मैंने पहले भी बोला था. कौन सी प्रोफाइल में जाना है, कौन सी प्रोफाइल में जाना है, उसी प्रोफाइल के हिसाब से स्टडी करो. मल्टीपल प्रोफाइल में एक आदमी एक बार में नहीं जा सकता है, वो एक ही प्रोफाइल में जाएगा. हाँ जब वो धीरे धीरे दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब खाली होगी तो तब वो दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो सकता है. लेकिन एक बार में ज्वाइनिंग एक ही फील्ड में मिलेगी ना, उस पर्टिकुलर लाइन में. हो सकता है उस फील्ड में 4 काम हो जाए. जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर के पास आपका जो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग का भी काम होता है, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब आ जाते हैं. उसके पास इमेज एडिटिंग का भी काम होता है, जैसे कि कोरल ड्रॉ वगैरह हो जाते हैं. उसके बाद इंटरनेट का भी काम होता है. लेकिन उसकी फील्ड क्या है? कंप्यूटर. तो कंप्यूटर के अंदर क्या है, वो उसको सब जानना है. किस तरह की लैब में जाना है, हर एक टाइप में डिफरेंट टाइप की लैब्स हैं. सीटी स्कैन के लिए अलग टाइप की लैब्स हैं, एमआरआई के लिए अलग टाइप की लैब्स हैं. उसके अलावा आपका जो है एक्सरे की अलग लैब्स हैं. उसके अलावा जो है आपका ये और कोई रेडियो की स्कोपी, तो ये सब रेडियोस्कोपी के अंदर आ जाता है. ओके, कुछ और फील्ड होंगी जो अलग अलग होंगी. दैट यू मस्ट बी नोइंग इट बेटर देन मी. आप लोगों को मेरे से ज्यादा पता होगा. कोशिश करो उन स्पेसिफिक फील्ड के बारे में जानने की.
समझे, और उसकी तरफ जाने की कोशिश करो। और आने वाली डेट में ज्यादातर टाइम डिजिटल होने वाला है, इसलिए ट्राई टू गेट इन टच विद द मैक्सिमम पीपल फ्रॉम योर फील्ड। अगर आपकी फेसबुक आईडी वगैरह है तो दुनिया भर के पैरामेडिक को ढूंढने की कोशिश करो, उनके साथ जुड़ने की कोशिश करो। अरे उससे आपको क्या होगा, एक्सप्लोरेशन मिलेगा। योर इंटरेस्ट, पहले तो ये बताओ कितने लोग इंटरेस्टेड हैं पैरामेडिक बनने के लिए, कि खाली बस दुनिया कर रही थी तो हम भी करने चले आए। आर यू रियली इंटरेस्टेड? बस पहले ये होना चाहिए। इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो कोर्स खत्म भी हो जाएगा लेकिन लर्निंग नहीं होगी। प्रैक्टिकलिटी, जो चीज पढ़ रहे हो, जो चीज समझ रहे हो, उसका इम्प्लीकेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पहले इस बात पे भी ध्यान दो। पता चला उसका इम्प्लीकेशन ही नहीं हो सकता, आप खाली पढ़ रहे हो तो क्या फायदा। सो अपने माइंड में उतनी चीजें रखो जिसकी प्रैक्टिकलिटी है। पढ़ने को तो इतनी मोटी बुक होती है, लेकिन सारी की सारी बुक तो हो सकता है मार्केट में काम ना आए ना। तो उस बुक्स में भी सेल्फ स्टडी के थ्रू पॉइंट आउट करो कि तुम्हें किन पॉइंट्स की ज्यादा जरूरत है। जरूरत पड़े तो अगर एक पेज को इस तरह से मान लो हाईलाइट करना पड़े और आपको पेज नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, पेज को मोड़ दो, नहीं तो पेज के स्टिकर्स आते हैं छोटे छोटे, इतनी स्ट्रिप्स आती है, उसको लगा दो ताकि आप उसी पेज को खोलो जिस पेज की आपको जरूरत हो। और अपनी कॉपीज को इस तरह से मत रखिए, ये आपका कॉन्फिडेंस जो है नेगेटिव करता है, समझे, बिकॉज दीज आर द मेन टूल्स फॉर यू राइट नाउ। सो प्रैक्टिकलिटी, जिस चीज की जरूरत हो उस चीज पे ज्यादा ध्यान दो। हर चीज ग्रैब करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। लुक टू पास योर एग्जाम, गुड मार्क्स, वो ठीक है, बट प्रैक्टिकलिटी के लिए उन्हीं चीजों का ध्यान रखो जिस चीज में आपको मोस्ट इंटरेस्ट है और आगे जाना है, जो इम्प्लाइड हो सकती है। पॉजिटिविटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर कॉन्फिडेंस। पॉजिटिव नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता है। बिजली के भी दो, करंट के दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक फेज और न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल आप कहीं से कॉपी भी कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, उसका बिल नहीं आएगा, लेकिन फेज लेने के लिए बिल देना ही पड़ता है। सो So practicality is most important, positivity is highly important। अगर आप इंटरव्यू में ये नहीं दिखाओगे कि आई एम पॉजिटिव तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, बोलेंगे सर यार हमें नेगेटिव लोग तो चाहिए ही नहीं, ये तो आएंगे और कल को हमारे सिस्टम को ही खराब कर देंगे। और प्राइवेट सेक्टर में या कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। और आने वाले डेट में गवर्नमेंट भी जो है दे विल गेट इनटू द पीयूसी पार्ट, वो भी जाएगी, पीपीपी मोड पे जाएगी। ऑलरेडी कुछ हॉस्पिटल्स हो चुके हैं, ठीक है। तो तब अगर आप नेगेटिव इंसान हो गए तो गए, 1-2 साल टिक सकोगे, उसके ज्यादा नहीं। तो बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो प्लीज, कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। गोल ओरिएंटेड, जो कि पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, अपना गोल प्लीज डिफाइन कर लो, किस फील्ड में जाना है। 3 से 4 फील्ड या 2 से 3 स्पेशलाइज्ड लैब्स को फाइनलाइज कर दो, लैब्स की कंपनियों को फाइनलाइज कर दो कि मुझे इन लैब्स में ही जाना है, जो टॉप रेटेड लैब्स हैं। ये नहीं कि आपको कहीं भी पुश कर दिया जाए और आप कहीं भी चले जाओ, नहीं, हैव द स्पेसिफिक लैब्स इन योर माइंड। और फिर देखो कि उस लैब्स में जो काम कर रहे हैं उनके साथ फेसबुक नेटवर्क और डिजिटल नेटवर्क के थ्रू जुड़ने की कोशिश करो। मान लो किसी को डॉक्टर लाल पैथ लैब में काम करना है तो सर्च ऑन द फेसबुक, सर्च ऑन द डिजिटल मोड कि डॉक्टर लाल पैथ लैब, अरे कोई तो मिलेगा जो कनेक्ट हो जाएगा, समझे। तो ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज नीडिंग और उस हिसाब से अपनी तैयारी करो। कॉम्पिटिटिव अप्रोच, हम यूजुअली सोचते हैं यार पढ़ लेंगे तो पास तो हो जाएंगे, पर कंपटीशन उससे बीट नहीं होगा। प्लीज, अगर आपको रियली जॉब पे जाना है, ओके, तो तब आपको कॉम्पिटिटिव अप्रोच रखनी पड़ेगी। If you are not having competitive approach, then sorry, competitions are not meant for you। आपके लिए competition नहीं बने हैं। आपको जॉब ताली में परोस के दे दी जाएगी, आप ज्वाइन भी कर लोगे, मेरा वो फुलफिल हो जाएगा कि yes I have given the job, but unfortunately आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे इंडस्ट्री में। मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी फील्ड की जॉब करते हैं लेकिन अपने फील्ड के काम नहीं करते हैं, करेक्ट, वो नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे आर नॉट गोल ओरिएंटेड, नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है उनके अंदर, कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है उनके अंदर। करेक्ट। सो प्लीज अपने टारगेट फिक्स कीजिए
अपने गोल्स को फिक्स कीजिए। अगर वो फिक्स नहीं हो पाएंगे तो सॉरी, आप जो है सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो कंपटीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोरोना भी देखो कितना कंपटीशन कर रहा है। एक वेरिएंट को मारा, अल्फा वेरिएंट आ गया, दूसरे वेरिएंट को मारा तो ओमिक्रॉन आ गया, तीसरे को मारोगे एक तीसरा वेरिएंट आएगा। जब एक नॉन ह्यूमन बीइंग इतना कंपटीशन कर रही है तो हम तो फिर भी ह्यूमन है ना, हमारे तो कंपटीशन की कोई लिमिट ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो प्लीज बी कॉम्पिटिटिव ऑलवेज। सो अब मुझे एक चीज बताइए, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू राइट नाउ आई हैव टोल्ड। बताइए कौन सी है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको लगी कि मैंने बताई और आपके हिसाब से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एनी वॉलंटियर्स प्लीज। यस, कम्युनिकेशन। बी सीटेड यार, नो प्रॉब्लम। लर्निंग, कम्युनिकेशन। ओके, सो लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इटसेल्फ, क्योंकि विदाउट लर्निंग आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। एनी अदर आंसर्स? कॉन्फिडेंस। ओके, जो कि हम हमेशा सुनते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस चाहिए 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 चाहिए, होता है ना। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे पास कार्बन के बच्चे भी कई बार पढ़ने आते हैं, बिकॉज आई गिव वॉलंटियर क्लासेस। मैं फ्री में क्लासेस देता हूँ, आई डोंट चार्ज टू देम, और मैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं देता। अब बताइए, अगर इतना पे करने के बाद इतने हाईली क्वालिफाइड, हाईली स्टूल ओरिएंटेड स्कूल्स में अगर आप जा रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए ना, लेकिन नहीं है। Why? Because they are not doing their homework at home. Homework means वो homework नहीं स्कूल से मिल रहा है, नहीं। Homework means they are not doing self study. They are not analyzing. Okay? They are not target oriented. They are not positive. वो ये मान के चल रहे हैं कि अरे हो जाएगा यार, अरे हो जाएगा यार, क्योंकि बच्चों को ज्यादातर पता है कि 9th तक कोई फेल होता नहीं है और उसके बाद 10th में तब फेल होना शुरू होता है। और जो पास होते भी हैं ऐसे बच्चे, फिर वो बहुत कम परसेंटेज से होते हैं, फिर 11th में अपने मन मुताबिक सब्जेक्ट में ले सकते हैं। अगर मान लो कोई बच्चा 95% या 85% मार्क्स लाता है तो क्या वो आर्ट्स ले सकता है? हाँ, नो सर, नो सर, क्या बात कर रहे हैं आप? कितने लोग कह रहे हैं अच्छा ले सकता है, नहीं ले सकता, और आप कह रहे हो ले सकता है? कितने लोग कह रहे हैं ले सकता है और कितने लोग कह रहे हैं नहीं ले सकता है? 1 2 3 4। ओके, जो कह रहे हैं ले सकता है वो क्यों कह रहे हैं ले सकता है? वो 85% वाला आर्ट्स में, साइंस में इंटरेस्ट नहीं होगा, हाँ तो साइंस से ले, वो आर्ट्स ले सकता है, इंटरेस्ट है। ठीक है, और जो नहीं कह रहे वो क्यों कह रहे हैं नहीं ले सकता है? प्लीज लॉजिक तो होना चाहिए ना अपने आंसर्स के लिए। बताइए, यहाँ पे कोई रॉन्ग और करेक्ट आंसर की बात नहीं है, कोई किसको डिमोरलाइज नहीं कर रहा है, ये तो लर्निंग फेज है, सारे इक्विवेलेंट है। बताइए, जो नहीं कह रहे वो क्यों नहीं कह रहे? प्लीज आंसर ना, आपके हर एक क्वेश्चन का आपके पास आंसर होना चाहिए, और मैं कोई आपको टेक्निकल क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। बताइए प्लीज, डोंट बी साइलेंट, कुछ भी आंसर दीजिए। सो देखा, इररिलेवेंसी। जब आपके पास इररिलेवेंसी होगी, जब आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपका मुंह ऐसे ही मम हो जाएगा, साइलेंट हो जाओगे, और जब ऐसे क्रॉस चेक इंटरव्यू में किए जाएंगे ना, देन यू विल बी आउट। समझे? तो ये मम रहना, साइलेंस रहना ना, यू हैव टू बी अ साइलेंस ब्रेकर। आपके मुंह में कभी साइलेंस तो होना ही नहीं चाहिए, चाहे गलत आंसर दो चाहे सही आंसर दो, बट देयर शुड बी आंसर फ्रॉम योर साइड। लेकिन वो मैं नहीं देता हूं। देखिए, एक बच्चा जो 85 मार्क्स लाता है वो उसी तरीके का बंदा है जिसके पास 100 रुपए है, लेकिन उसको सिर्फ 20 रुपए का ही सामान खरीदना है। अब वो 100 रुपए में 20 रुपए का सामान खरीदे और बाकी 80 रुपए अपने घर ले जाए। तो जिसके 85% या अच्छे परसेंटेज आए, और 85 मतलब अच्छे परसेंटेज, ओके, वो चाहे साइंस ले, चाहे आर्ट्स ले, चाहे कॉमर्स ले, उसके हाथ में। पर ठीक है, उनको एज ए प्रधानमंत्री ट्रीट किया जाएगा, बट इफ ही वुड नॉट बी प्राइम मिनिस्टर, तब वो किसी स्टेट पे जाते तो शायद उनको उतनी वैल्यू नहीं मिलती। सो बेसिकली अगर आप एक अचीवमेंट लेके चलते हो तो आपके हाथ में कि आप क्या चूज करो।
अगर आपके पास नॉलेज फुलफिल है तो आपके हाथ में कि आप कौन सा करियर चूज करो। लेकिन आपके पास अगर नॉलेज ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, तो भाई साहब आपको जिस तरफ धकेला जाएगा आपको वहीं जाना पड़ेगा। ये जानो, समझे? तो वो 85% वैसे ही है जैसे कि यू पीपल विल बी हैविंग अ नॉलेज ऑफ अ पैरामेडिक स्टूडेंट, बीइंग अ पैरामेडिक स्टूडेंट। अगर आप पैरामेडिक स्टूडेंट है तो आपके पास नॉलेज फुलफिल होनी चाहिए, आपकी नॉलेज फील्ड होनी चाहिए आपकी मेमोरी में, तब आप पैरामेडिक अपने आप को कह सकते हो। नहीं तो कोई भी आदमी जिसको भी एक 5 दिन का भी कोर्स कराएंगे, भाई छोटे मोटे काम तो वो भी कर देगा, तो वो भी अपने आप को पैरामेडिक बोलने लगेगा। आशाएं हैं गाँव की, वो तो नहीं करती आपकी तरह कोई कोर्स, लेकिन ब्लड कलेक्ट तो वो भी करती हैं, बीपी चेक तो वो भी करती हैं। किसी के यहाँ घर में प्रेगनेंसी होती है तो बच्चे की देखभाल की दवाइयाँ वो उसका भी जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है? सो देन शुड दे कॉल अ पैरामेडिक? नहीं, वो एक लिमिटेड दायरा है। तो अगर आपको भी उतनी नॉलेज रखनी तो भी पैरामेडिकल कोर्स क्यों? सो इफ यू आर इनटू द इंस्टीट्यूशन, सो प्लीज कन्वर्ट योरसेल्फ एज ए स्टूडेंट, एज ए स्कॉलर, नॉट जस्ट लाइक ए स्टूडेंट। एक प्रोफेशनल स्टडी आप कर रहे हो, नॉट जस्ट लाइक ए स्टडी। और एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक लास्ट एक फोटोग्राफ शो करता हूँ, एक इमेज है इसमें जो कि आपको खुद पता चल जाएगा। चलो कोई, मैं इसमें थोड़ा जल्दी से पढ़ के सुनाता हूँ। ओके, द विनर इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द आंसर। विनर हमेशा क्या है? ये लाइट कैसे बंद होती है? यहाँ से जरा करना, यस, ठीक है। विनर इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द आंसर। जो एक विनर होता है हमेशा क्या होता है? एक आंसर का हिस्सा होता है, एक जवाब का हिस्सा होता है। बट अ लूजर इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। लूजर क्या होता है? प्रॉब्लम का हिस्सा होता है, ठीक है। दूसरी चीज, द विनर ऑलवेज हैज अ प्रोग्राम। विनर के पास हमेशा एक प्रोग्राम होगा, एक प्रोजेक्ट होगा, एक तरीका होगा काम को करने का। हाउ आई हैव टू डू इट। प्रोग्राम का मतलब सिर्फ आईटी प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स नहीं, एनी टाइप ऑफ प्रोग्राम, एक लॉजिक होगा उसके पास, हाउ टू डू इट। द लूजर ऑलवेज हैज एन एक्सक्यूज। अरे नहीं, मैं अभी नहीं कर सकता, मैं बाद में करूंगा इसको, आज नहीं करूंगा, मैं कल करूंगा इसको, क्योंकि वो लूजर है, वो अवॉइड करेगा उसको, क्योंकि उसको वो नॉलेज है ही नहीं उसको करने की, उस काम को करने की। Got it? The winner says, "Let me do it for you." आइए मैं आपके लिए करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए करने की। But the loser says, "That is not my job." नहीं, ये मेरा काम है ही नहीं भाई, मैं नहीं करूँगा ये। कई बार सुना हुआ लोगों को कहते हुए ना मैं नहीं करूँगा, ये मेरा काम नहीं है, जबकि उसी के बगल वाला बंदा वही काम कर रहा है। भाई मैं स्पेसिफिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरलाइज मोड में बात कर रहा हूँ। हाँ, आप तो कह सकते हो, या एक दूसरा बंदा नॉन मेडिकल का बंदा कह सकता है कि मेडिकल का काम मेरा नहीं है, बट वो क्या कर सकता है? आइए मैं आपकी मदद करता हूँ, मैं आपको किसी से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। अभी हमारे गांव में कई बार कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, मैं वहाँ पे हमेशा जाता हूँ और हमेशा वहाँ पे कोशिश करता हूँ कि मैं कनेक्ट करूँ सोर्स को, प्रॉब्लम को सोर्स के साथ, रिसोर्स के साथ कनेक्ट करूँ, उनको वहाँ तक पहुँचाऊँ ताकि एक सोल्यूशन निकल सके। अगर